अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से मैं गुजारिश करूंगी। साथ ही साथ हमारे बीच डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी मौजूद हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी मैडम दीप प्रज्वलन के लिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले ईश्वर का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगी भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी से कि वो माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करें गुलदस्ता भेंट करके। साथ ही साथ हमारे बीच क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ जी भी मौजूद हैं तो उनका भी स्वागत गुलदस्ता भेंट करके। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से फॉर हिज वेलकम स्पीच। सर। भारत 24 और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री धनखड़ देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो जाट समुदाय से हैं, ओबीसी से हैं, जो किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं, गुदड़ी के लाल हैं, जिनकी आवाज़ राज्यसभा और उपराष्ट्रपति भवन की दीवारों के बाहर देश के खलिहान खेतों में करोड़ों किसान परिवारों में मान सम्मान और श्रद्धा के साथ सुनी जाती है। It's a moment of pride and motivation for all of us. श्री धनखड़ भाग्य के धनी हैं, जन्मपत्री के धनी हैं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, फिर कुछ साल तक वकालत पे फोकस किया, फिर अचानक 20-21 साल बाद आकाशवाणी हुई, जन्मपत्री ने पलटा खाया। नागपुर दिल्ली से फोन आया कि कलकत्ता जाकर गवर्नर का चुनौतीपूर्ण पद संभालना है। गए, 3 साल रहे। वहाँ की सरकार और राजभवन के बीच सारे अंतर्विरोधों के बावजूद आज भी ममता के दरबार में आपका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। कितनी बड़ी बात है। फिर आकाशवाणी हुई, उसके बाद नरेंद्र भाई अमित शाह ने फोन किया, आप हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। चुनाव लड़ा, 528 वोट मिले, जो 1997 के बाद से जितने भी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उनमें सबसे ज्यादा थे।
This shows his popularity among political leaders across the political platforms जो है। उसके बाद जो है एक बात कहना चाहूँगा कि ये सुखद संयोग है क्या दो संवैधानिक पदों पर उपराष्ट्रपति जी एवं लोकसभा स्पीकर वहाँ श्री ओम बिरला हैं। दोनों व्यक्ति राजस्थान के गौरव हैं, राजस्थान की गरिमा हैं। और इससे बड़ी एक बात और है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलता है मन की बात, जिसमें प्रतिभाओं को आगे लाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, गूदड़ी के लाल को टॉप कुर्सी पे बैठाया जाता है। तो आप और ओम बिरला सही मायनों में मन की बात के सच्चे प्रतिनिधि हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और एक बात और, जो शायद देश के पहले ऐसे पॉलिटिशियन हैं, नारी पूजा, नारी शक्ति, धर्मपत्नी हमेशा साथ रहती हैं, प्राथमिकता में रहती हैं। अभी बाहर आए तो पहला बुके उनको, लिफ्ट में चढ़े तो पहला पधारो उनको। कौन देता है इतना मान सम्मान? और इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं श्री धनखड़। मुझे मेरी एंकर्स ने कहा कि देश के महिला समाज में श्री धनखड़ का बहुत मान सम्मान, एडमायरेशन और एप्रिसिएशन इसीलिए है कि नारी को आगे बढ़ाते हैं, धर्मपत्नी को साथ रखते हैं। मैं खुद भी इसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। जो है श्री धनखड़ अंग्रेजी के विद्वान हैं। झुंझुनू के एक सरकारी स्कूल में पढ़ के ऐसा लगता है ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेकर आए हूं। आज से 50 साल पहले मैं उन्हें, हम लोग जयपुर में रेस्टोरेंट में मिला करते थे, सामयिक विषयों पर चर्चा होती थी। विद्वता शुरू से ही इनकी, सरस्वती इनकी वाणी पे थी। ये जो अंग्रेजी में बोलते थे, मैं चेहरे को देखता रहता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ा व्यक्ति इतना अंग्रेजी का एक्सपर्ट कैसे। तो मन का भाव था एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बन गए। तो यह प्रतिभा, ग्रास रूट टैलेंट है ना, शुरू से ही आप में है। और एक बात और अंतिम क्षणों में, जहाँ तक भारत 24 का सवाल है, हम विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हम विकसित भारत के प्रतिनिधि हैं, सिंबॉलिक हैं। पिछले 2 वर्षों में चैनल की लोकप्रियता का ये हाल है कि नरेंद्र मोदी सेंट्रिक हमने 26 करोड़ के मतदाता दर्शकों को जोड़ा। हमने इन 2 वर्षों में 60 जैसी शोज किए नरेंद्र मोदी सेंट्रिक। वो इतने पॉपुलर हैं देश में कि 26 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का और सपना भारत 24 पे देखा। तो भारत 24 एंड विकसित भारत, वी आर नेचुरल एलाइज जिसे कहते हैं। तो कुल मिला के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि जन्मपत्री 2027 में एक बार फिर पलटा खाएगी, फिर आकाशवाणी होगी और शायद आपको ये फोन आएगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आप हैं हमारे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपराष्ट्रपति जी से अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। अपने जगदीश तो जगदीश हैं और मेरा बहुत लंबा परिचय है, 5 दशक से भी ज़्यादा। दो बड़ी गलतियां कर दी आपने। मैं मिसी धनखड़ के साथ आया हूं, वो मेरे साथ नहीं आई है। डॉक्टर जगदीश चंद्रा innovative, imaginative, and acts without fear when the idea is to be implemented. Chief Executive Officer and Editor-in-Chief, Bharat 24, Vision of India is the subject. ये पड़ाव इनका न तो अंतिम पड़ाव है और न इस क्षेत्र में पहला पड़ाव है।
पर जितने पड़ाव आए हैं, दो बातें रिमार्केबल रही हैं। एग्जिट और एंट्री दोनों धमाकेदार रही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक तरीके से बैटन हेल्डिंग हुई है। विकसित भारत 2047 मित्रों, विजन ऑफ न्यू इंडिया 2.0 कॉन्टेम्पोरेनियस रिलेवेंस का है, सामयिक विषय है, सबकी उत्सुकता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संस्थान के माध्यम से मेरे विचार व्यक्त कर पाऊंगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल कर कर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और सोचे क्यों नहीं, अतीत में हमारा इतिहास देखिए। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी, कैसे विश्वविद्यालय थे। दुनिया भर के लोग आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और ज्ञान छोड़ते भी थे। ये भारत में हुआ। बहुत बड़ा कालखंड था जिसमें भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 1/3 हिस्सा था, फिर 1/4 हुआ। बीच में हम रास्ता भूल गए, अब वापस रास्ते पर आ गए। हमारी विरासत देखिए, 5000 साल का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं। वेद, उपनिषद, पुराण जैसे अमूल्य ज्ञान ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, महाभारत जैसे महाकाव्य मानवता का जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आज जब हम देखते हैं तो भगवत गीता 18 अध्याय जीवन दर्शन प्राप्त होता है। ये सब हमारे देश में हुआ है। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है कि 2047 में भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बने। और आवश्यकता है अर्जुन की दृष्टि, एकाग्रता, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, पर चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और जब हालात सुधर रहे हैं, बहुत सुधर गए हैं, सोचने का है। एक कालखंड था सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना विदेशी बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। एक कल्पनीय पीड़ा थी। कारण क्या था? हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार $1 बिलियन के नीचे आ गया था। वर्तमान में देखिए क्या हालात हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $650 बिलियन है, इससे आगे भी बढ़ रहा है, 700 तक भी छुआ है। व्यक्तिगत रूप से मैंने दोनों हालात देखे हैं। जब सोना गिरवी रखा गया, मैं सांसद था, केंद्र में मंत्री था, और जब ये देखा तो मेरा मन निश्चित रूप से प्रफुल्लित है। मैंने भारत की बदलती तस्वीर देखी है। इसका कायाकल्प देखा है। हमारी अर्थव्यवस्था, जब मैंने पदार्पण किया भारत की संसद में, चिंताजनक थी, भयावह थी। और एक दशक पहले भी हम दुनिया की फ्रेजाइल 5 देशों में गिने जाते थे। आप सब बुद्धिमान हैं। आज हम कहाँ हैं?
आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। ब्राजील, कनाडा, यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अब जर्मनी और जापान की बारी है आने वाले 1-2 वर्ष में, और हम 3री महाशक्ति होंगे। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला भारत आज 8% की रेट से बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है परचेजिंग पावर। वी आर द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल परचेजिंग पावर। और जब तकनीकी को देखते हैं, ओलंपिक छलांग लगाई है भारत ने तकनीकी के मामले में। पर कैपिटा इंटरनेट का उपयोग देखेंगे तो अमेरिका और चीन दोनों को मिला लो तो भी भारत का ज्यादा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी को मिला लो और 4 से गुना कर दो तो भी भारत आगे है। दुनिया के 50% से ज्यादा इसमें हमारा सहयोग है। साधारण बात नहीं है। In a nation of 1.4 billion people, such kind of technological penetration, adaptation and accessibility, this reflects vision of the Prime Minister Narendra Modi. याद ताजा है क्योंकि आज के दिन मोबाइल सबके हाथ में है। कभी 2 निर्माता हुआ करते थे और हम आयात करते थे। आज 100 से ज्यादा निर्माता हैं, हम निर्यात करते हैं। जिस मोबाइल को हम बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसका निर्माण भारत में हो रहा है, भारत के लिए भी, विश्व के लिए भी। ये हमारे बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी सोच थी, और सबसे पहली सोच थी कि गरीब की दस्तक बैंकिंग व्यवस्था में होनी चाहिए। एक कल्पनीय सोच, कम से कम समय में 50 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसी का नतीजा है कि हमारी व्यवस्था में पारदर्शिता आई है, उत्तरदायित्व आया है। उस जमाने को हम याद करते हैं, एक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री की पीड़ा कि 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है। अब 1 रुपया पहुंचता है, बिना बिचौलिए के पहुंचता है, बिना मिडलमैन के पहुंचता है, बिना किसी कट के पहुंचता है, और सीधा उसके अकाउंट में जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, और मेरा मन कितना प्रसन्न होगा कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान साल में 3 बार सीधा धन प्राप्त करते हैं अपने अकाउंट में। ये सरकार की ताकत तो है ही, पर किसान की भी ताकत है कि वो रिसेप्शन के मोड में है। बुनियादी ढांचा देखिए, कैसी सड़कें थी, क्या सोचते थे। बाहर जाते थे, थोड़ा सा मन उदास होता था, कभी भारत में भी ऐसा होगा। हमारा ढांचा आज विश्व स्तरीय है। जगदीश जी बता सकते हैं, पहले जयपुर से दिल्ली कहाँ से आते थे? अलवर के माध्यम से, तब आप IAS में थे। उसके बाद कोटपुतली के माध्यम से, अब आप 8 लेन से जाते हैं। खैर, आप तो अक्सर हवाई जहाज से जाते हैं, और वो भी अच्छा है। उड़ान हमारी एक योजना है। कभी सोचा था 1 साल में 4 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं? 1 साल में 4 बन रहे हैं। मेट्रो सिस्टम बन रहा है, और साल को छोड़ दो, प्रतिदिन पर आ जाइए। 14 किलोमीटर राजमार्ग,
और 6 किलोमीटर रेलवे लाइन। कितनी ऊर्जा देखिए। पहले सोचते थे गांव में बिजली आ गई क्या, चाहे एक गर्मी आओ। प्रधानमंत्री ने सोच बदला कि सब गांव में बिजली जाएगी पर सब घर में जाएगी। पर यह बात ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बिजली क्यों जाए? धरती के अलावा रहने को तो हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट है नहीं। तो भारत अपनी संस्कृति के अनुसार जलवायु परिवर्तन में योगदान क्यों नहीं दे? तो इतना महारथ काम हुआ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर एनसीआर में है। और गांव में जाइए, खेत में जाइए, सोलर पैनल आपको दिखेंगे। वी आर वर्ल्ड लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और 2030 तक, पहले लोग मेगावाट की बात, पहले तो किलोवाट की करते थे, फिर मेगावाट की करते थे, अब गीगावाट की करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम जो हासिल करेंगे 2030 तक 500 गीगावाट। और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया के सिंगल डिजिट में देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें 6 लाख लोगों की नौकरी की संभावना है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। उसके अंदर आप ये देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन भी हम 5 मिलियन टन तक बनाएंगे 2030 तक। पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें क्या कहते थे? आजकल हमारी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है। इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेनिट्रेशन is being accoladed by IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। IMF क्या कहता है? इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए, दुनिया का पसंदीदा निवेश गंतव्य है, अवसरों का केंद्र है। यह आसान नहीं था, पर यह हो गया। पर हुआ कैसे? पहले सत्ता के गलियारों में दलाल रहते थे। यदि अगर आपको नौकरी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो माध्यम था, वो अपवित्र था। करप्शन वॉज अ पासवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड जॉब, कॉन्ट्रैक्ट। करप्शन इज नाउ पासवर्ड फॉर जेल। ये भारत में बड़ा बदलाव आया है। लोग सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा, हम कानून से ऊपर हैं। वो कानून से भयभीत नहीं थे और लोग उनसे भयभीत थे। क्या परिदृश्य था देश का? एक आदमी कानून की परवाह नहीं करेगा, कानून से अपने आप को ऊपर मानेगा, प्रिविलेज पेडिग्री का सदस्य मानेगा और औरों को भयभीत करेगा। आज कानून का भय उनमें कंपन पैदा कर रहा है। Friends, our corridors, power corridors have been sanitized of corrupt elements who extra-legally leveraged decision making. ये उपलब्धि आसान नहीं थी, पर यहां हो पाया है। एक जो नई बात है कि इसमें नागरिक क्या करे आज के दिन, तो सबसे पहले समझना है कि विकसित भारत का अर्थ क्या है। यदि अगर गहराई से समझेंगे, इसकी परिभाषा दुनिया में है नहीं। जगदीश, इसकी परिभाषा ढूंढनी पड़ती है। पर एक चुनौती हमारे सामने है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आम आदमी की इनकम को 8 गुना करना पड़ेगा। ये चुनौती है। अब इसमें आम आदमी कैसे करे? सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं। सरकार की नीतियों ने एक ऐसे वायुमंडल का निर्माण कर दिया है कि जहां हर भारतीय अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य मेरे हिसाब से है
क्योंकि आज के दिन नागरिक is not living in despair or hopelessness. India is a land of hope and possibility. और ऐसा हुआ है। वंशागत व्यापार चलता था पहले, आज व्यापार को प्रभावित वो लोग कर रहे हैं जो प्रथम पीढ़ी के हैं, शिक्षा के कारण। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सोच को दर्शाते हुए 3 दशक के बाद लाखों लोगों की राय लेने के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया है। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा, जिन प्रांतों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया वो अडॉप्ट करें। मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा कि हर संस्था का प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस चांसलर नीति का अध्ययन करें, क्योंकि यह नीति बहुत दूरदर्शिता प्रदर्शित करती है। ये डिग्री ओरिएंटेड नहीं रही है, ये स्किल ओरिएंटेड है। ये आपको एप्टीट्यूड को आगे लाने वाली नीति है। मेरी इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से थोड़ी हिस्सेदारी रही है। राजनीति के अंदर परिवर्तन के बिना आगे कुछ होता नहीं है, और परिवर्तन आप देख रहे हैं देश में। सर्वोच्च पद पर विराजमान है जनजाति की महिला, और सबसे शक्तिशाली केंद्र सरकार के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इतिहास रचित किया है कि 6 दशक के पश्चात किसी प्रधानमंत्री को जनता ने 30वीं बार आशीर्वाद दिया है लगातार। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आम नागरिक से, देश में विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में आप अपनी आहुति दीजिए। आप संकल्प लीजिए कि राष्ट्र को हम प्रथम रखेंगे। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है। देश से ऊपर हम किसी को नहीं रखेंगे। 2 बातें कहकर समाप्त करूंगा। लोग समझते हैं कि हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत है। गलत। आर्थिक ताकत आपको अधिकार नहीं देती कि संसाधनों को चाहे जैसे उपयोग करें। गैस है, पेट्रोल है, ईंधन है या अन्य कोई संसाधन है, आवश्यकता अनुसार कीजिए। एक्ट लाइक अ ट्रस्टी, डोंट एंगेज इन रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन। और दूसरी बात, स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। जब हम बाहर से आयात करते हैं, किसको करते हैं? कपड़े को करते हैं, कारपेट को करते हैं, फर्नीचर को करते हैं, दिए को करते हैं, खिलौनों को करते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ड्रेन्ड आउट। मुद्रा भंडार के अंदर क्षति होती है, छेद होता है, लोगों के हाथ से काम छीना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम नहीं होता है। यह आम आदमी का कर्तव्य है कि मैं उपयोग करूंगा तो स्वदेशी का। प्रधानमंत्री जी ने अपना मंतव्य दे दिया है, बी वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और दूसरा, आपके माध्यम से उद्योगपतियों को कहना चाहूंगा, व्यापार से जुड़े लोगों को कहना चाहूंगा, आप कच्चे माल को बाहर मत भेजिए। कच्चे माल को बाहर भेजने का मतलब है कि हम वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, हमारे लोगों को काम मिलेगा, हमारा उद्योग बढ़ेगा। और जिसका कच्चे माल पर थोड़ा कब्जा हो गया है, आप में से जब जगदीश जी मुझे कुछ महानुभावों से मिला रहे थे, उनमें एक पारादीप से आए। पारादीप पोर्ट के ऊपर आयरन और जहाजों में जा रहा है। अरे हमारा कच्चा माल बाहर क्यों जाए? वी मस्ट फोकस, वी मस्ट ऐड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल्स। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 बातें कह रहा हूं जो पहले कही थी। विकसित भारत की असली कुंजी गांव में बैठे अन्नदाता के पास है। अन्नदाते की हमें पूजा करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि गांव में बैठा व्यक्ति जो अन्न पैदा करता है, वो उसकी मार्केटिंग में क्यों नहीं है?
उसके वैल्यूएशन में क्यों नहीं है? बहुत बड़ा बदलाव आ गया, ये होना चाहिए। गांव और किसान, आपने मुझे जाट कहा, मैंने कहा ना 2 गलतियां की, पहली बता दी थी, एक आखिर में बता रहा हूं। जाट किसान है और किसान का प्रमुख अंग है। ये शरीर किसान का है, इसमें कोई दिमाग है तो कोई दिल है, तो कोई किडनी है, तो कोई लंग्स है। अंतिम बात, संसद हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है, हमें वहां जनता की पूजा करनी चाहिए। संसद इज अ प्लेस ऑफ रियलाइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, उनके सपनों को साकार करना है। और ये दीगर ऐसे मंदिर की हम गरिमा नहीं रख पाते हैं, वहां विचार विमर्श नहीं होता है। आप प्लेस फॉर डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, ये दीगर वो डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन का अड्डा बन जाए। मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि संविधान एडॉप्शन के 4th क्वार्टर की जो सेंचुरी का पहला दिन है, डिस्ट्रप्शन खा गया। वी हैव वेपनाइज्ड द डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ रेमेडी बट अ मेलेडी। पूरा सत्ता चला गया। मैं पुरजोर अपील करूंगा जनप्रतिनिधियों से, अपनी आत्मा को टटोलें, अपनी शपथ को ध्यान रखें, भारत के संविधान की प्रस्तावना को सामने रखें और संसद को 100% प्रोडक्टिव बनाएं। आपने मुझे सुअवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मानकर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। And now please stand up for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य